हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एसएचएम पे। एसएचएम का मतलब क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिख देता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब ये है, यदि हम प्राइमरी कंसेप्ट को समझें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है और इससे कोई एक ब्लॉक को अटैच कर दिया जिसका मास जो है स्मॉल ए मान लेते हैं हम लोग, और इस पर क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं विच विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, जस्ट इसको थोड़ा सा जो है शिफ्ट कर देना है। तो लगभग ऐसा फोर्स लगेगा जो लगभग मान लो 0 के बराबर ही हो। ठीक है, जस्ट इसमें एक मूवमेंट आ जाना है, इसलिए हम उतना फोर्स लगाते हैं। यदि ज़्यादा फोर्स लगाओ तो वो एसएचएम नहीं कर लेगा, वो ऑसिलेशन हो जाएगा, बट दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एसएचएम। ओके, तो हम लोग बहुत स्मॉल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो ब्लॉक है वो यहाँ शिफ्ट होकर आ जाएगा। मतलब इसको क्या करते हैं, पकड़कर इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और ये बहुत डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है। और स्प्रिंग का क्या है, टेंडेंसी होता है कि यदि इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में अपना क्या खींचेगा उसको। तो हम ये स्प्रिंग को क्या किए, राइट डायरेक्शन में क्या किए, इसको स्ट्रेच किए, तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो पार्टिकल, सपोज यहाँ कोई पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ ये अपना जो है नॉर्मल स्टेट में था, या बोल सकते हैं मीन स्टेट या मीन पोजीशन। ठीक है, ये क्या है, मीन पोजीशन। तो ये अपने मीन पोजीशन में था। तो जैसे ही ये पार्टिकल को ये स्प्रिंग जो है अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें क्या होगा, एक इनर्शियल प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, इनर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अब ये मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में आने के बाद क्या होगा कि जैसे ही मीन पोजीशन में पहुंचेगा तब भी इसके पास क्या है, कहीं ना कहीं मूवमेंट का टेंडेंसी रहेगा। तो ये क्या करेगा कि यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से क्या करेगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे शिफ्ट होने के बाद क्या होगा कि ये जो है यहाँ तक पहुँच जाता है। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, जो सरफेस हमारा है वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, है ना। फ्रिक्शन लेस कहने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा स्मूथ होना चाहिए, ताकि किसी तरह कोई डैम्पिंग ना हो और ना ही किसी तरह कोई एनर्जी का लॉस हो। ठीक है, तभी ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन टर्म्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन दैट केस वी विल हैव टू यूज डैम्प्ड ऑसिलेशन और कपल डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, अपना इनर्शियल प्रॉपर्टी का क्या करेगा, ये हमने क्या किया था, इसे इतना डिस्प्लेस किया था, यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट करा था। ठीक है, अब ध्यान रखो, जब इस ब्लॉक को हम लोग यहाँ शिफ्ट किए होंगे, थोड़ा सा शिफ्ट किए होंगे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, फिर शिफ्ट किए होंगे और तो फिर फोर्स का अमाउंट और बड़ा होगा और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ से ये हमें दिख रहा है कि जो फोर्स है, और वो कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, वो नेगेटिव ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हैं, वो स्प्रिंग फोर्स जो है ना, उसका अमाउंट बढ़ता जाता है, और वो किस डायरेक्शन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज वाई दिस साइन इज प्लेस्ड हियर। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पे क्या मिलता है हमें, एफ एस इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, वेयर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा मैं ये रीज़न को हटाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो पॉज करके। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एसएचएम का जो बेसिक्स फार्मूला था या कॉन्सेप्ट था वो क्या है, एफ एस इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। और के एक्स क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं,
स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। अब ये फोर्स क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। और एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं अपन लोग, d2x/dt², ओके। और ये -kx। अब ये -kx को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, m d2x/dt² प्लस क्या हो जाएगा, kx = 0। मास से टोटल इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो d2x/dt² प्लस k/m इंटू x = 0, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है ना। स्प्रिंग हो या फिर किसी तरह कोई भी पार्टिकल, वैसा पार्टिकल जो ऑसिलेशन में या फिर एसएचएम में जो पार्ट ले रहा है, उसका ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा वो k, ठीक है। अभी अपन लोगों ने क्या स्प्रिंग का बात किया, ये भी तो हो सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल है ऐसा, यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऐसा रिंग है जो नेगेटिवली चार्ज है चारों तरफ से, ठीक है। कोई रिंग है जो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ। और यहाँ पे क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है ना, बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, जिसको x बोले। इसको जैसे ही छोड़ते हैं क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो ये क्या करेगा, ये अपना इस पोजीशन में पहुँचेगा। लेकिन क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका चार्ज है तो कुछ ना कुछ तो मास भी होगा ना, तो मास है तो कहीं ना कहीं इसमें इनर्शियल प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा ये कि अपने इस रीजन से क्या होगा, ये इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण अपना मूवमेंट जो है चालू रखेगा, और ये जितना डिस्टेंस से पहले था, जितना डिस्टेंस से आया था वो उतना ही डिस्टेंस जो है वो फिर से शिफ्ट कर जाएगा, और ये चार्ज कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा, x डिस्टेंस इधर। लेकिन फिर से क्या होगा, यहाँ फिर से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पहुँचेगा, यही चार्ज जो इधर पहुँचेगा, फिर से क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर से इधर, मतलब मूवमेंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, जो लेफ़्ट टू राइट इस रिंग के अंदर होता रहेगा। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक एसएचएम का प्रॉपर्टी है। यदि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, और यदि फोर्स जो इसमें फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है ना। क्यों, यदि पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है, तो फोर्स तो इधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जबकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं इस केस में हम के का वैल्यू क्या लेंगे, के क्या होगा, तो ऑब्वियसली के क्या होगा, ऑसिलेशन कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो एसएचएम का कंडीशन जनरेट हो रहा वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, उस केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। यदि स्प्रिंग होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ऑसिलेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, या एसएचएम कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। तो इसे क्या है, ये हमारा के भी कांस्टेंट है और एम मास ऑफ द बॉडी या पार्टिकल कांस्टेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट k/m = ω²। फ्रेंड ऐसा मानते हैं हम लोग k = ω² मान कर चलते हैं। ओमेगा के प्लेस पे आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, ओमेगा, क्योंकि यही टर्म डिसाइड करेगा कि पार्टिकल का ऑसिलेशन कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा, ठीक है। ये k/m का रेशियो ही डिसाइड करेगा। तो कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं हम फ्रिक्वेंसी से रिलेट कर रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी क्या बताएगा, ऑब्वियसली एंगुलर मोशन, सॉरी, फ्रिक्वेंसी क्या बताएगा, कहीं ना कहीं ओमेगा का टर्म जो है फ्रिक्वेंसी से रिलेट करता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम लोग आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग ओमेगा का स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। नहीं तो ये इक्वेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन सॉल्व होता है, वो प्रॉब्लम ये है कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो कोई जाना पहचाना इक्वेशन लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको हटाकर हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम जानते हैं पहले से भी हम लोग जानते हैं क्या, कि जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो देयर आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट,
कम से कम 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट x जो है ऑब्वियसली x का टाइम का फंक्शन है, तो हम x को इस तरीके से सपोज करते हैं ताकि ये पूरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो हम मान कर चलते हैं x इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर m इंटू टी, ठीक है। ये मान कर चलते हैं, ये मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एक्स डैश निकालेंगे तो a इंटू एम ई टू द पावर m इंटू टी, डबल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू एम स्क्वायर ई टू द पावर m इंटू टी, ओके। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं एंड इसको 3 मानते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। तो d2x बाई डी टी स्क्वायर की प्लेस पे क्या रख लेंगे हम लोग, ये a एम स्क्वायर ई टू द पावर m इंटू टी प्लस x के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये वाला टर्म जो अपन लोग मान रखे हैं, सपोज किए थे, a इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ऑलरेडी था, इंटू ई टू द पावर एम टी। मैं ऐसे ही रेस कर दे रहा हूँ, इक्वल टू क्या 0। अब इसमें a कॉमन आ सकता है और e भी कॉमन आ सकता है, तो अपन लोग कॉमन निकाल लेंगे, a इंटू ई टू द पावर एम टी, तो यहाँ क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी कहीं ना कहीं 2 इक्वेशन का प्रोडक्ट दिख रहा है, ए कैन नेवर भी 0, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही 0 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, है ना। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, और ये ई टू द पावर एम टी ये कभी 0 होगा ही नहीं। आप टाइम का वैल्यू 0 नेगेटिव कुछ भी रख लो, ये टर्म कभी 0 होगा ही नहीं। एम का वैल्यू कुछ भी रख लो, कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो टर्म है एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसे ही 0 होना पड़ेगा। एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओके। तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर। देन एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आयोटा टाइम्स ओमेगा। अच्छा ये फ्रेंड यहाँ पे प्लस माइनस का भी साइन आएगा, ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जब ये स्क्वायर को रूट से हटाते हैं, सॉरी जब ये स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा प्लस माइनस का साइन आता है। तो m का वैल्यू 2 आ गया। अब याद करो आप, हम लोग x का वैल्यू क्या मान कर चले थे, a इंटू ई टू द पावर एम टी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आना कंपलसरी है, तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहाँ तो हमारा एक ही आर्बिट्री है। हाँ m का वैल्यू 2 जरूर है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, लेकिन आर्बिट्री एक ही है। तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्री को 2 कर देंगे और लीनियरली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेस करता हूँ, चलो यहाँ से कर देता हूँ। एम का वैल्यू निकला प्लस माइनस आई इंटू ओमेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माने तो वहाँ पे 1 मान सकते हैं अपन लोग, और एक के साथ प्लस का साइन और एक के साथ माइनस का साइन लेंगे एम के प्लेस पे, क्योंकि हम लोग एक्स का वैल्यू क्या मान के चले थे, एक्स इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एम टी। ये इक्वेशन 1 माने थे, याद होगा आपको। तो ये जनरल सॉल्यूशन माने थे ना,
ताकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाल सके डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि सेकंड ऑर्डर का था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स जहाँ पे आई का वैल्यू है, सॉरी एम का वैल्यू, वहाँ पे ये वैल्यू को प्लेस करेंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, और उसको लिनियरली ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट निकल सके। तो फर्स्ट हमारा A1 है प्लस आई ओमेगा इंटू टी और प्लस A2 ए टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैं क्लियर साफ साफ लिख देता हूँ। एक्स इक्वल्स टू A1 ए टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस A2 ए टू द पावर आई ओमेगा टी। इसको फोर्थ मान लेते हैं इक्वेशन। सिंस आपने पता होगा ए टू द पावर आई थीटा, इसे क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। कभी कभी लोग इसको सिस थीटा ही बोलते हैं, SIS थीटा, आई थीटा को, है ना, याद रहे। इसे आई थीटा को कभी कभी लोग सिस थीटा ही बोलते हैं। क्यों? C फॉर कोस, I फॉर आयोटा, IS फॉर साइन और ये थीटा। ठीक है, तो इसी टर्म पे अपन लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। x इक्वल्स टू A1 सॉरी कोस ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ माइनस होगा तो आई के प्लेस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी प्लस A2 कोस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। ओके, अब कोस वाले को एक साथ, साइन वाले को एक साथ रखते हैं। तो A1 प्लस A2 कोस ओमेगा टी प्लस A1 माइनस A1 प्लस A2 इंटू आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ कुछ सपोज करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको सिंपलर फॉर्म में ला सके। A1 प्लस A2 को मान लेते हैं C साइन फाई, A2 माइनस A1 इंटू आई को मान लेते हैं C कोस फाई। ओके, इसे इक्वेशन 5 नाम देते हैं। Therefore, from equation 5 x equals to C sin phi cos omega t plus C cos phi sin ओमेगा टी। ठीक है, प्लेस थोड़ा कम पड़ रहा, मैं इसे मिटा देता हूँ ऊपर वाले टर्म को। अब यहाँ से आप ध्यान दो, सी वाले टर्म को कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बचेगा, साइन और कोस का टर्म बचेगा। तो सी इंटू कॉमन लेने के बाद क्या होगा, साइन फाई कोस ओमेगा टी प्लस कोस फाई साइन ओमेगा टी। आई थिंक ये टर्म से आप अवेयर हो गए पहले से भी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, सिंस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये टर्म से आप पहले भी अवेयर हो। इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला से आता है। ठीक है, देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी इंटू साइन
ए कोस बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन फॉर एसएचएम। और ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है।